तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार की फिर बड़ी मुश्किलें। भारत से तनाव के बीच चीन ने उठाया बड़ा कदम। भूटान अरुणाचल प्रदेश की सीमा से अपने नागरिकों को हटा रहा है चीन। मोदी की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना के चलते मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। इस साल नहीं होगा एनपीआर और जनगणना का पहला चरण। कोरोना संक्रमण के चलते रुका काम। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर राहुल गांधी ने कसा तंज। कहा जेईई और नीट परीक्षाओं पर चर्चा की बजाय खिलौनों पर मन की बात कर गए पीएम मोदी। असल मुद्दों से पीएम मोदी क्यों बच रहे हैं, देश की जनता को बताएं। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नई चार्जशीट की दाखिल किए दावे। सीएए विरोध प्रदर्शन को देशव्यापी बनाने को बेताब था शरजील इमाम। बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम पर आज किए हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। बुलंदशहर की गौशाला में तड़प तड़प कर मर गई 37 गाय। अधिकारियों ने चुपचाप रातों रात दफनाया। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तुर्की और ग्रीस में एक बार फिर से बड़ा तनाव। तुर्की की धमकी के बाद ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट देगा फ्रांस। इसमें से 8 होंगे बिल्कुल फ्री। कहा तुर्की को सबक सिखाएंगे ग्रीस और फ्रांस, लेकिन तुर्की ने कहा कि तुम दोनों के लिए हमारा इकल्ला देश ही काफी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत में बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। सुशांत को ड्रग्स देने वाले संदीप सिंह ने 53 बार बीजेपी मुख्यालय की थी कॉल। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बुरी फंसी बीजेपी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा में खत्म हुआ पूर्ण लॉकडाउन, अब हर दिन खुलेंगे। हरियाणा में बाजार सरकार ने वापस लिया आदेश। पहला देश में बना है राज्य जिसने खोला है सबसे पहले पूर्ण लॉकडाउन। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की चिट्ठी कांड पर कपिल सिब्बल बोले सीडब्ल्यूसी में जब हम पर हो रहे थे हमले तब कोई बचाव नहीं करने आया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जल्द दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा, बढ़ सकती हैं कांग्रेस की चिंता है। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। भारत से तनाव के बीच चीन ने उठाया बड़ा कदम। भूटान अरुणाचल प्रदेश की सीमा से अपने नागरिकों को हटा रहा है चीन। जो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच लगातार एलएसी पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भूटान और भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटे अपने इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन इन इलाकों में भारत के हवाई हमले से निपटने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात करता जा रहा है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन भारत और भूटान से लगे अपने 96 गांव के लोगों को सीमा से दूर नए घर बनाकर बसा रहा है। चीन ने दावा किया है कि इन नए घरों में ग्रामीणों के लिए बिजली, पानी और इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो बहुत बड़ी चीन साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है कि सीमा से लगे अपने गांव को लगातार हटा रहा है और उन गांव में अब मिसाइलें तैनात कर रहा है भारत के खिलाफ, जिससे भारत पर वह आसानी से हमला कर सके और उसके किसी नागरिक की हमले के दौरान जान भी न जाए। तो किस तरह से मोदी सरकार की और मुश्किलें आज चीन ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। इस साल नहीं होगा एनपीआर और जनगणना का पहला चरण। कोरोना के चलते रुका काम। जो दोस्तों आपको बता दें,
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बाद भी केंद्र की मोदी सरकार ने एनपीआर अपडेट और जनगणना का पहला चरण पूरे देश में शुरू करने की इजाजत दे दी थी। वहीं अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि कोरोना संक्रमण के चलते इस साल होने वाले जनगणना का पहला चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को अपडेट करने की प्रक्रिया को फिलहाल मोदी सरकार द्वारा रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में अब 1 या 2 साल की देरी हो सकती है। बता दें कि भारतीय जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकी अभ्यासों में से एक है। इस दौरान 30 लाख से अधिक अधिकारी देश के अलग अलग हिस्सों में घर घर जाकर लोग का रिकॉर्ड अपडेट करते और नए रिकॉर्ड बनाते। लेकिन एनपीआर का काम अटक जाने को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि जनगणना मौजूदा हालात में कोई जरूरी अभ्यास नहीं है। अगर इन कामों में साल भर की भी देरी होती है तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि विपक्षी दलों के विरोध के बाद भी मोदी सरकार द्वारा एनपीआर और जनगणना का अपडेट करने का जो फैसला था वो अब कोरोना महामारी के चलते पूरा नहीं हो पाएगा और इसमें 1 से 2 साल की देरी हो सकती है। तो तगड़ा झटका मोदी को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा जेईई और नीट परीक्षा पर चर्चाए बजाय खिलौनों पर मन की बात कर गए पीएम मोदी। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में लगातार जेईई और नीट परीक्षाओं का विरोध हो रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल मन की बात में जेईई और नीट परीक्षा पर चर्चा करने की बजाय खिलौनों पर चर्चा की। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि जेईई और नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में नीट और जेईई परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इनके लिए चर्चा नहीं की और खिलौनों पर चर्चा करके चले गए। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के समापन के बाद राहुल गांधी ने यह जोरदार हमला बोला। राहुल ने कहा कि जिस तरह से कोरोना संकट में परीक्षा जेईई और नीट की नहीं कराने को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में परीक्षाओं को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षाओं पर चर्चा न करते हुए देश में बच्चों के खिलौनों पर चर्चा की, जो काफी निंदनीय और गलत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम पर इस तरह से राहुल गांधी ने हमला बोला है कि किस तरह से मोदी सरकार असल कामों से बच रही है और फालतू के कामों को देश में बढ़ावा दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल की नई चार्जशीट। सीएए विरोध प्रदर्शन को देशव्यापी बनाने को बेताब था शरजील इमाम। दिल्ली पुलिस ने किया दावा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक नई चार्जशीट दाखिल की है और इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को पूरे भारत में कराने के लिए बेताब था और ऐसा करने के लिए शरजील इमाम ने जी तोड़ कोशिश भी की थी। शरजील को कथित तौर पर भड़काऊ भाषण के कारण और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में ये बड़े दावे शरजील इमाम के खिलाफ किए हैं। उसने कहा है कि उसने अपने बयानों में कबूला है कि इमाम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के संपर्क में शरजील इमाम था और उन्हीं से पैसा लेकर देश भर में वह लोगों को उकसा रहा था और सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ा रहा था। तो ये काफी बड़ा आरोप दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम, जिसने सीएए विरोध प्रदर्शन किया था, खिलाफ लगाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो तुर्की और ग्रीस की सेनाएं आई आमने सामने। तुर्की और ग्रीस में एक बार फिर से बड़ा तनाव। ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट देगा फ्रांस, इनमें से 8 होंगे बिल्कुल फ्री। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि भूमध्य सागर में तेल और गैस के कुछ भंडार मिलने के बाद तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव बढ़ गया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए अब फ्रांस ने ग्रीस को सैन्य मदद करने का साफ ऐलान कर दिया है। तुर्की के मॉडिफाइड F-16 फाइटर जेट से निपटने के लिए फ्रांस ग्रीस को 18 राफेल फाइटर जेट देगा, जिसमें से 10 का वह कोई रुपया नहीं लेगा और 6 का पैसा लेगा। वहीं आपको बता दें कि ग्रीस लगातार
तुर्की की धमकियों से डरा हुआ है और तुर्कियों की धमकी के बाद फ्रांस ने ग्रीस की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर में अपनी नौसेना को तुर्की के खिलाफ तैनात कर दिया था, जिसके बाद तुर्की और फ्रांस में भी तनाव बढ़ गए थे। तुर्की के विदेश मंत्री ने तो फ्रांस को खूब खरी खोटी सुनाते हुए जंग छेड़ने का आरोप भी लगा दिया था। वहीं फ्रांस ने कहा कि वह अपने मित्र देशों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो किस तरह से तुर्की को ग्रीस और फ्रांस मिलकर घेर रहे हैं, लेकिन तुर्की ने साफ कह दिया कि वह इन दोनों ही देशों से निपटने के लिए काफी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में योगी की खुली पोल। बुलंदशहर की गौशाला में तड़प तड़प कर मर गईं 37 गायें, अधिकारियों ने चुपचाप रातों रात दफनाया। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि गौरक्षा और महिला सुरक्षा के दावे करने वाली भाजपा सरकार के राज्य में ना तो महिलाएं सुरक्षित हैं और ना ही गायें। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई थी जिसमें गौशाला में मरी हुई गाय पड़ी थी। इस मरी हुई गाय को कुत्ते नोच रहे थे। अब एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक गौशाला की खबर सामने आई है, जिसमें बताया जाता है कि गौशाला में रहने वाली 37 गाय मर गई हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए पत्रकार सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की गौशाला में 37 गाय मर गई हैं। अफसरों ने चुपचाप गड्ढा खुदवाकर उन्हें दबा दिया है, जिसके बाद ये खबर देश की जनता को पता पड़ी और भाजपा के विधायक संजय शर्मा ने अपनी ही योगी सरकार के खिलाफ धरना दे दिया और कहा कि योगी सरकार सिर्फ नाम की सरकार है, लेकिन वह गौरक्षा नहीं कर रही है और सिर्फ फर्जी गौरक्षा की बातें करती है। तो ये अपनी ही सरकार पर अब हमले करने लगे हैं बीजेपी नेता। तो किस तरह से गौरक्षा और योगी महिला सुरक्षा के दावे पर विफल हुई है सरकार। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो सुशांत सिंह राजपूत केस में हुआ बड़ा खुलासा। बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, सुशांत को ड्रग देने वाले संदीप सिंह ने 53 बार बीजेपी मुख्यालय की थी कॉल। जब दोस्तों आपको बता दें कि आजकल हर न्यूज चैनल पर एक ही मुद्दा छाया हुआ है, वह है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या। आज सीबीआई जांच का 9वां दिन चल रहा था। इस मामले में रिया चक्रवर्ती को मुख्य आरोपी बीजेपी और सीबीआई मान रही है, जो कि मरने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये मामला अलग दिन उजलता जा रहा है। अब बड़ी खबर सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह उन लोगों में से एक हैं जिनका बीजेपी पार्टी के साथ कनेक्शन सामने आए हैं। ये वही संदीप सिंह हैं जिन्होंने पीएम मोदी की बायोपिक प्रोड्यूस की थी। वहीं आपको बता दें कि संदीप इतना ही नहीं, संदीप ने सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद 53 बार बीजेपी महाराष्ट्र मुख्यालय में बात की है, जिसके बाद बीजेपी अब खुद इसमें फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि हरियाणा सरकार ने हटाया पूर्ण लॉकडाउन। हरियाणा में अब कोई लॉकडाउन नहीं, हर दिन खुलेंगे बाजार। सरकार ने लिया फैसला वापस। जो दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने आज लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा में से लॉकडाउन को हटा दिया है, यानी अब पहले जैसी स्थिति हरियाणा में हो गई है और हरियाणा में अब किसी दिन कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा और बिल्कुल बाजार प्रत्येक दिन पहले की तरह ही खुलेंगे। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में सप्ताह के शुरू में लगने वाले 2 दिवसीय लॉकडाउन के आदेश को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर दी है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने अब पूर्ण रूप से हरियाणा में लॉकडाउन खोल दिया है और पहले की तरह ही सारी चीज अब खोलेंगे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अब भी लॉकडाउन लागू है और कई दिनों के लॉकडाउन बीच बीच में लगाए जाते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा, जिसने सबसे पहले लॉकडाउन को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस की चिट्ठी कांड पर कपिल सिब्बल हुए कांग्रेस से खफा। कहा CWC में जब हम पर हो रहे थे हमले तब कोई बचाव करने नहीं आया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में घमासान
लगातार जारी है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जल्दी कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। वहीं पिछले दिनों पार्टी में बड़े बदलाव की मांग करने वाले 23 असंतुष्ट कांग्रेस नेताओं में से कपिल सिब्बल का भी नाम शामिल था। पिछले हफ्ते कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कुछ नेता तो शांत हो गए, लेकिन कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी मीडिया पर रख रहे हैं। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि CWC की मीटिंग में असंतुष्ट नेताओं की किसी समस्या पर कोई चर्चा नहीं की गई। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने कहा है कि बैठक में उन पर हमले किए गए थे, लेकिन तब कोई नेता उनके समर्थन में नहीं आया था और हम कांग्रेस पार्टी से इसीलिए खफा हैं। तो जल्दी गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसी को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था कि अगर गुलाम नबी आजाद में आत्मसम्मान है तो वह कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें तो बीजेपी की काफी फायदा होगा और कांग्रेस को ये झटका लग सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा भाजपा शासन में लोकतंत्र पर मंडरा रहे हैं खतरे के बादल। जो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा शासन में लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अखिलेश ने शनिवार को यहां जारी बयान में कहा कि भाजपा के कारण लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। शांतिपूर्ण अहिंसक विरोध पर बर्बरता, लाठीचार्ज, न्याय के लिए आवाज उठाते युवाओं की गिरफ्तारी और अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की भाजपा सरकार के कृत्य अमानवीय और अलोकतंत्र की हैं और अब देश में लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी अपना एक तानाशाही शासन कर रही है और जो भी आवाज उठा रहा है उस पर लाठियों से वार किया जा रहा है। तो जोरदार हमला अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला है। गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है।